बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। हमने कल लेक्चर में जो है लिपिड्स की टाइप्स को एंड किया था, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। उसमें हमने एसाइल ग्लिसरॉल भी पढ़ी, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड, टर्पेनॉइड्स वगैरह। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ लिए हैं और लिपिड्स भी हमने ख़त्म कर लिए हैं, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड था जितना पार्ट। नेक्स्ट हमने जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रोटीन्स। ज़ाहिर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन्स भी हैं। तो प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और प्रोटीन्स के मुख्तलिफ फंक्शंस भी हम आज डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रोटीन्स क्या होती है। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली ओवरऑल, तो हमने कहा था जब हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ी थी कि बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है वो पानी है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर हमारी बॉडी में, हमारे सेल में, किसी भी जानदार की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल्स। कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं कि अगर हम किसी सेल का ड्राई वेट लें तो इट कंप्राइज ओवर 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ ए सेल। कि सेल का जो ड्राई वेट है वाटर के अलावा बाकी चीज़ों का अगर वेट किया जाए तो समझ लें 50% वो प्रोटीन्स ही होती हैं। बाकी 50% को दूसरे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा डीएनए, आरएनए, इनऑर्गेनिक चीज़ें वो बाकी होंगी। तो ड्राई वेट कहने से मुराद है विदाउट वाटर, क्योंकि विदाउट वाटर नहीं होगा, पानी शामिल कर लेंगे फिर तो सबसे ज़्यादा पानी ही है। अगर हम पानी के अलावा बात करें तो सेल का टोटल जो वेट है उसका 50% प्रोटीन्स है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं, बल्कि हर सेल में पाए जाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, हर किस्म के सेल में पाए जाते हैं जो प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स बनी कैसे होती हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, यानी प्रोटीन्स जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, उनसे प्रोटीन्स बनती हैं। और अमाइनो एसिड है क्या? अमाइनो एसिड जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। 4 एलिमेंट्स जो हर अमाइनो एसिड में कॉमन है वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। तो कितने अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में हो सकते हैं? द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। के मतलब कुछ, ए फ्यू का मतलब कुछ, 20, 30, 40, 50 से लेकर 3-3 हज़ार, बल्कि 3000 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड भी एक प्रोटीन में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये है कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं? व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड जो है तकरीबन 170 किस्म के होते हैं, जो जानदारों के सेल्स में, उनके टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। 170 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की। लेकिन वो 170 टाइप्स जो अमाइनो एसिड के हैं सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं बनाते। सिर्फ उन 170 में से 25 हैं जो कि प्रोटीन्स का हिस्सा हैं, जिनसे मिलके प्रोटीन्स बनती हैं। और लेकिन अगर हम उन 25 की भी बात करें तो उन 25 में से भी 20 हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी के जो 5 हैं वो किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। लेकिन 20 ऐसे हैं जो तकरीबन हर प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड्स जिनसे मिलकर प्रोटीन बनती हैं, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड, ये आपके सामने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके सेंटर में एक कार्बन होता है। कार्बन के 4 कोनों पे 4 मुख्तलिफ चीज़ें अटैच हैं। कार्बन के एक कोने में हाइड्रोजन अटैच है। अब अगर आप इसको नीचे देखें, इसके निचली साइड पे हाइड्रोजन है
फिर इसकी एक साइड पे R है और इसकी एक साइड पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसकी एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है। सेंटर में कार्बन है और उसके 4 कोनों पे 4 मुख्तलिफ चीज़ें अटैच हैं। एक उस पर R ग्रुप अटैच है, एक H अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये वही एसिड ग्रुप है जो फैटी एसिड में भी था, और एक अमाइनो ग्रुप है। तो ये एक आपके सामने अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा 170 टाइप्स है अमाइनो एसिड की, और अगर हम सिर्फ प्रोटीन्स वाले अमाइनो एसिड की बात करें तो 25 से 20 है, 20 से 25। तो 20 से 25 अमाइनो एसिड में जो ये 3 चीज़ें कॉमन है, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और अमाइनो ग्रुप पाया जाता है। तो फिर 20-25 अमाइनो एसिड में डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस इस R ग्रुप का है। ये R जो है ये साइड चेन है, ये वेरी करती है। किसी में यहाँ हाइड्रोजन होगा, किसी में यहाँ CH3 होगा, किसी में कोई लंबी कार्बन हाइड्रोजन की चेन होगी। तो अमाइनो एसिड जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं वो असल में ये मुख्तलिफ़ R की वजह से हैं। R मुख्तलिफ होगा तो अमाइनो एसिड बदल जाएगा। या अब आपके सामने मैं 2 अमाइनो एसिड बनाता हूँ, उसके सामने आप देखें कि उनमें डिफरेंस क्या है। अब ये देखें, ये आपके सामने एक ग्लाइसिन है और दूसरा अलानीन है। अगर आप ग्लाइसिन को देखें ये 3 चीज़ें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये अमाइनो ग्रुप, ये इधर भी है, इधर भी है, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ इधर भी है। R की जगह पे यहाँ H है, यहाँ R की जगह पे CH3 है। वो अब आप सोच रहे होंगे पीछे डायग्राम में R ऊपर दिखाया था। R आप कहीं भी ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, दाएं बाएं। 4 मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी है, उनकी कोई तरतीब नहीं है, वो आप मुख्तलिफ भी बना सकते हैं। दाएं तरफ R बना दें, बाएं तरफ H बना दें, ऊपर अमाइनो ग्रुप बना दें, नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना दें। वो इनकी लोकेशन जगह वेरी करती रहती है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? R की जगह पे देखिए यहाँ H है तो ये ग्लाइसिन है, यहाँ CH3 है तो ये अलानीन है। इसका मतलब यहाँ CH3 के अलावा कोई और होगा ग्रुप, तो फिर वो कोई और अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उसकी रीज़न क्या है? R की जगह पे H होगा तो ग्लाइसिन, और R की जगह पे CH3 होगा तो अलानीन। इस तरह मुख्तलिफ अमाइनो एसिड हैं, प्रोलीन, ग्लूटामीन, एस्परेजिन, लाइसिन। तो ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड हैं, इनके फ़र्क किस चीज़ का होता है? R का फ़र्क होता है। ये जो ग्लाइसिन आपके सामने बना हुआ है ना, ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, क्योंकि इस R की जगह पे H है। बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे H से बड़े ही होंगे। तो सिंपल जो 170 किस्म के अमाइनो एसिड है ना, तो सिंपलेस्ट आप कह रहे हैं सबसे सादा तरीन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वो ये ग्लाइसिन है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं सब इससे बड़े ही होंगे, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे तकरीबन ज़्यादा ही होगा। अब हमने कहा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और उनसे प्रोटीन्स बनती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड जुड़ते कैसे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। 2 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब आप देखें ये आपके सामने ये 2 अमाइनो एसिड हैं ऊपर, हमने R ही लिखा है उनका, मतलब कोई भी 2 हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर बॉन्ड कैसे बनता है? देखें, ये एक अमाइनो एसिड है, उसका ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये उसका अमाइनो ग्रुप है। जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आमने सामने आते हैं तो होता क्या है? OH आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से और H आ जाता है अमाइनो ग्रुप से। दोनों का रिएक्शन होता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो 2 अमाइनो एसिड अलग-अलग थे, अब ये आपस में जुड़ गए। ये 2 अमाइनो एसिड जुड़ गए, किसके ज़रिए जुड़े? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, आप बताएंगे ए पेप्टाइड बॉन्ड इज़ द बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। ये बनता कैसे है? आप बताएंगे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड and the hydrogen from the amino group of the other amino acid, they combine to form
peptide bond, a water molecule is released and now the two amino acids are side by side. अब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि दो अमीनो एसिड जुड़े हैं तो जो कंपाउंड का नाम होगा उसे डाईपेप्टाइड कहेंगे। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में कहा था ना, दो मोनोसेक्राइड जुड़े तो कंपाउंड हो गया डाईसेक्राइड, तीन जुड़े ट्राईसेक्राइड। इसी तरह यहाँ पे दो अमीनो एसिड जुड़े हैं जो कंपाउंड बन गया डाईपेप्टाइड। ये जो नीचे कंपाउंड बना हुआ है वो क्या है, वो डाईपेप्टाइड है। देखिए दो अमीनो एसिड जुड़ने के बावजूद भी एक तरफ देखें अमीनो ग्रुप है और एक तरफ फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा अमीनो एसिड भी जुड़ सकता है। इधर वो अमीनो एसिड जुड़ेगा जिसका अमीनो ग्रुप इस तरफ होगा और इधर वो अमीनो एसिड जुड़ेगा जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ होगा। तो बेसिकली दो जुड़ गए, फिर तीन, फिर चार, फिर इस तरह हज़ारों अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं और जो पेप्टाइड चेन बनेगी उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। चाहे 1000 अमीनो एसिड भी जुड़ जाएं, इतनी लंबी चेन बन भी जाए, फिर भी उस चेन के एक तरफ अमीनो ग्रुप ही होगा। जैसे ये दो जुड़े हैं तो एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तीन भी जुड़ जाएं, चार भी जुड़ जाएं, पाँच भी जुड़ जाएं, हज़ारों भी जुड़ जाएं, फिर भी एक तरफ अमीनो ग्रुप होगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। इसका मतलब जुड़ते रहते हैं और चेन लंबी होती जाती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी बुक में जो है उन्होंने दो अमीनो एसिड जो जोड़े हैं, एक उन्होंने ग्लाइसिन जोड़ा है, एक उसने अलानिन जोड़ा है। तो आपने करना क्या है, आर की जगह पे एच लिख देना है तो वो हो जाएगा ग्लाइसिन। यहाँ आर की जगह पे आपने CH3 लिख देना है, वो हो जाएगा अलानिन। जब ग्लाइसिन और अलानिन जुड़ेंगे तो उससे डाईपेप्टाइड बनेगा। उस पूरे कंपाउंड का नाम होगा ग्लाइसाइल अलानिन, क्योंकि ग्लाइसिन और अलानिन आपस में जुड़ गए। तो ऐसे बेसिकली दो अमीनो एसिड जुड़े हैं डाईपेप्टाइड, तीन जुड़े हैं ट्राईपेप्टाइड, चार जुड़े हैं टेट्रापेप्टाइड, पाँच जुड़े हैं पेंटापेप्टाइड और ऐसे 100 ऑन पॉलीपेप्टाइड। तो अमीनो एसिड जुड़ते हैं और उनसे प्रोटीन्स बनती हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है कि प्रोटीन्स के मुख्तलिफ फंक्शंस क्या क्या हैं। आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में प्रोटीन्स पाई जाती हैं तो वो क्या क्या रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला तो ये है कि दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाती है। सेल वाल के अलावा जो सेल वाल तो मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनकी सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, उसमें भी प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसी तरह जो मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रोटीन्स होती हैं। इस तरह सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ जैसे राइबोसोम्स हैं, उनमें भी प्रोटीन्स होती हैं। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें भी प्रोटीन्स होती हैं। तो इसका मतलब सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाती है, सबसे पहला फंक्शन। फिर दूसरा फंक्शन ये है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, तो वो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही हैं। इसका मतलब प्रोटीन्स ही हैं जो सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स एंजाइम्स ही होते हैं। फिर हार्मोन्स के तौर पे भी कई प्रोटीन्स काम करती हैं। हार्मोन जैसे इंसुलिन है, जैसे ग्लूकागोन है, ये प्रोटीन्स हैं और ये हार्मोन्स भी हैं। दे रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। कैटलाइज करना एंजाइम्स का काम है, रेगुलेट करना हार्मोन्स का काम है। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, ये उसी तरह जैसे समझ लें किसी फ़ैन का रेगुलेटर होता है। हम उससे फ़ैन को ऑन भी करते हैं, फ़ैन को तेज़ भी करते हैं, फ़ैन को स्लो भी करते हैं, फ़ैन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो रेगुलेटर, तो हार्मोन्स भी रेगुलेटर हैं। ये आपकी बॉडी में कई केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाते भी हैं, स्लो भी करते हैं, ठीक है, स्टार्ट भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो कैटलाइज करता है ना एंजाइम, वो तो तेज़ करते हैं, सिर्फ वो तेज़ करने के लिए होते हैं। रेगुलेटर का मतलब है कि आप उसको रिएक्शन को ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किस तरह से, कि उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं, उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। सम प्रोटीन्स जो हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन है, वो कैरियर का काम करती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटालाइन। एक मिसाल दी ना हीमोग्लोबिन। बहुत सी प्रोटीन्स हैं जो और भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं, कैरियर का काम भी करती हैं।
फिर सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़ डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। आपके इस समय मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ हैं जो पैथोजन कहते हैं, बीमारी फैलाने वाला कोई जरासीम, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, फंजाई कह रहा हूँ, वायरस वगैरह। तो जब आपके इस समय को बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपके इस समय एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये भी प्रोटीन्स ही होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फिर आपकी बॉडी को डिफेंड करती हैं, इन पैथोजन से आपको महफूज करती हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, खून को जमाने वाली। तो जब आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो वक्ती तौर पे ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, वहाँ पे खून जम जाता है। तो ये जमना भी बहुत इम्पोर्टेंट खसूसियत है, क्योंकि वो आर्जी तौर पे वो जो ज़ख़म है वो सील हो जाता है, वो बंद हो जाता है और वहाँ से फर्दर खून का लॉस नहीं होता। तो खून को जो जमाने वाली प्रोटीन्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, वो आपके इंजरी के बाद आपके खून को लॉस होने से बचाती हैं। फिर आपके इस समय मुख्तलिफ ऑर्गन्स मूवमेंट होती है, जैसे दिल धड़क रहा है, दिल की धड़कन में मसल्स इन्वॉल्व हैं, वो मूवमेंट ही है ना एक किस्म की। फिर हम चलते, उठते, बैठते, दौड़ते हैं हमारे मसल्स की वजह से। फिर इस तरह जो है वो ओवरऑल हम खाना खाते हैं तो हमारी खुराक की नाली से आगे जो खुराक खुद ही मूव करी जा रही है, वो भी मूवमेंट, ऑर्गन्स की मूवमेंट हो गई। या कोई जानदार पूरा मूव करता है, या फिर जब सेल डिवाइड करते हैं, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम पहले सेंटर में कतार बनाते हैं, फिर आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे, उसमें स्पिंडल फाइबर्स इन्वॉल्व हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। इन शॉर्ट के जो मूवमेंट्स हैं सेल के अंदर हों, ओवरऑल पूरे जानदार की मूवमेंट्स हों, उसमें भी कोई ना कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो ये तो कुछ फंक्शंस हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन हैं। आपकी बॉडी में तकरीबन 10,000 के करीब प्रोटीन्स हैं काम कर रही। कोई प्रोटीन को स्ट्रक्चर बना रही है, कोई प्रोटीन हार्मोन के तौर पे काम कर रही है, कोई प्रोटीन एंजाइम के तौर पे काम कर रही है, कोई प्रोटीन आपके जिस्म को डिफेंड कर रही है, जरासीम से बचाती, कोई प्रोटीन कैरियर है, कोई प्रोटीन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, कोई, अब जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारी आँखें, हम मुख्तलिफ कलर्स को पहचानते हैं, कलर्स के लिए प्रोटीन्स हमारी आँखों में पाई जाती हैं। तो ये तो सिंपल सी मिसालें आपको दी। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो आपके साथ डिस्कस किए। तो ये प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन और फंक्शंस आप आज का लेक्चर हमारा एंड है। इसमें से कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो आप मुझे लाजमी मैसेज करें। इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनती कैसे हैं, मुख्तलिफ शक्ल सूरत उनकी कैसे डेवलप होती है। फिर प्रोटीन्स की आगे क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, पर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। तो मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।